है, राजनीति, सामाजिक वातावरण, इन सबको भ्रम और भ्रष्टता का शिकार बनाते हैं। असत्य, विपर्यस्त और अतिरंजित वृत्त के द्वारा ये भ्रम और द्वेष फैलाना, भय फैलाना आसान हो जाता है। उसके चलते जो झगड़े बनते हैं, उन झगड़ों में उलझाकर समाज को अपनी पकड़ में लाना, अपनी अधिसत्ता में फांसना, ये वो करते हैं। किसी भी राष्ट्र की जनता में ऐसी अनास्था, दिग्भ्रम, परस्पर द्वेष उत्पन्न करने वाली ये जो प्रणाली है ना, अपने यहां चाणक्य नीति में उसका नाम है मंत्र विप्लव। विष से एक आदमी मरता है, बाणों से एक को ही मार सकते हैं, लेकिन मंत्र विप्लव से प्रजा सहित राजा का नाश होता है, ऐसी उक्ति है। ये इन लोगों से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। राजनीतिक स्वार्थों के लिए अपने प्रतिस्पर्धी को पराजित करने की जो उद्योग चलते हैं, उसमें इन शक्तियों के साथ गठबंधन करने का अविवेक भी चलता है। यह अपेक्षित नहीं है, लेकिन होता है। और समाज में अगर आत्मविस्मृति है, समाज में अगर अनेक प्रकार के भेद है, आपस में लड़ाई है, स्वार्थों की प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो फिर उनका काम आसान हो जाता है। और इसलिए इन आसुरी शक्ति को बल न बढ़े, ऐसा हमको देखना है। हम इधर उधर की घटनाएं देखते हैं तो ये सहज बात ध्यान में आती है कि ऐसा कुछ है। अभी मणिपुर की परिस्थिति को लेके अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते हैं, अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? मजबूत सरकार है और तत्पर भी है। स्वयं गृह मंत्री वहां जाकर बैठे 3 दिन, और मिनिस्टर जाके वहां 15-15 दिन रहे, सारा प्रयास किया। वहां की सरकार चाहती नहीं, देश की सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे होकर भी चलता रहा, क्योंकि शांति का प्रयास होता है और सफल हो रहा, ऐसा देखते देखते ही कोई हादसा करवा दो तो फिर से दूरी बढ़ती है, फिर से द्वेष बढ़ता है। ये करने वालों के पीछे कौन थे? ये गुस्सा भड़काने वाले लोग कौन थे? ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। और इसलिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुआयामात्मक काम करना पड़ेगा। वहां लोगों के मन टूट गए। केवल शांति का प्रश्न नहीं, अब समाज को जोड़ने का भी प्रश्न है। संघ के स्वयंसेवक पहले से अंत तक वही करते रहे, आज भी कर रहे हैं। सबकी सेवा कर रहे हैं, समदृष्टि से सबको देख रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं शांति रखने की। और ऐसी परिस्थिति में भी समाज में टूटन पैदा न हो, इसके लिए उस परिस्थिति में भी अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। स्वयं को उस उकसावे में, उस भड़काने वाली परिस्थिति में दिमाग पर बर्फ रखकर उन्होंने काम किया है। हमको उन स्वयंसेवकों पर गर्व है, जैसा काम उन्होंने मणिपुर में किया। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। उनके कार्यों पर और उन स्वयंसेवकों पर, दोनों पर हमको गर्व है। लेकिन वहां सबको काम करना पड़ेगा। सरकार की इच्छा शक्ति तो है ही, उसके साथ साथ प्रशासन की कृति, जैसा मैंने कहा, उसको लाना पड़ेगा। सक्रियता, कुशलता दिखानी पड़ेगी।
अविश्वास को, खाई को पाटने में प्रबुद्ध नेतृत्व को भी वहां के भूमिका बनानी पड़ेगी, लंबा काम करना पड़ेगा। ऐसी अनेक घटनाएं हम देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर यही है, परस्पर टीका टिप्पणी में न उलझते हुए हमको एकता की ओर बढ़ना पड़ेगा। हर परिस्थिति में यह एकता का भान समाज के विवेक को जागरूक रखता है। चंगुलों में समाज फंसता नहीं, षड्यंत्रों के अधीन नहीं होता। उसका कारण यह एकता ही है। संविधान में इसी एकता को, एकात्मता को एक मार्गदर्शक तत्व के नाते उद्धृत किया है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान संसद में देते समय जो 2 भाषण किए हैं, उन भाषणों को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि उसमें भी यही संदेश है बंधुभाव का। उसको कैसे लाना? दुनिया को देखते हैं तो दुनिया के देशों ने कुछ मानव निर्मित आधार खोजे एकता के। कहीं पर एक रिलीजन आधार बना, कहीं पर एक भाषा आधार बनी, कहीं पर समान आर्थिक हित आधार बने, जिसके आधार पर और उन्होंने एकता लाई। लेकिन ध्यान में आता है कि ये आधार टिकाऊ नहीं है और वो देश, उसमें बहुत ज्यादा विविधता नहीं है। उन देशों को यह समझ में नहीं आता है कि भारत में इतनी भाषाएं, इतने पंथ संप्रदाय, इतने खान पान रीति रिवाज, इतने दूर दूर के अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति वाले प्रांत होने के बाद भी सदियों से भारत एक होकर चल रहा है। उसका आधार क्या है? उनको समझ में नहीं आता। उनको आश्चर्यचकित करती है ये बात और उनको आकर्षित भी करती है। इसलिए वो लोग आते हैं भारत में, आकर कहीं ना कहीं ये बोल जाते हैं कि भारत से हार्मनी सीखनी चाहिए, सारे दुनिया को उसकी जरूरत है, भारत सिखाएगा। इसका आधार क्या है? हमारी इस एकता का आधार क्या है? हमारी एकता का आधार है हमारी सर्वसमावेशक संस्कृति, जो किसी को पराया नहीं मानती, विविधताओं को वो अलगाव नहीं मानती, विविधता को वो श्रृंगार मानती है, उसका उत्सव करती है, उसका स्वीकार करती है। यह हमारी सर्वसमावेशक संस्कृति हम सबको जोड़ती है और केवल जोड़ती नहीं है, हमको सिखाती है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा कुटुंब है। तुम्हारा कुटुंब अकेला नहीं, तुम्हारा गांव है। तुम्हारा गांव अकेला नहीं, तुम्हारा जनपद है। ऐसा करते करते जनपद से देश, देश से राष्ट्र, राष्ट्र से अंतरराष्ट्रीयता, वसुधैव कुटुंबकम तक विश्व के साथ एकात्मता, जड़ चेतन सारा विश्व। हे विश्वची माझे घर, ये सिखाती है। ये सिखाने वाली हमारी संस्कृति हमको एक करने वाली है, वैसी बनी। इसका कारण क्या है? हमारे पूर्वजों ने ये प्रत्यक्ष देखा। ये थियरी नहीं है, थियरी के आधार पर प्रयोग नहीं किया, उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभूति की। सारा विश्व एक है, एक से ही अनेक निकला है। इसलिए अनेकता का श्रृंगार के नाते स्वागत करो, स्वीकार करो, उत्सव करो, लेकिन हमेशा उसके अंदर जो एकता है उस पर अपने कदम पक्के रखो। इस सत्य के साक्षात्कार के आधार पर उन्होंने और 3 मूल्यों को आगे बढ़ाया। सत्य है सब अपने हैं, क्योंकि सब एक से ही निकले हैं, और इसलिए परस्पर सद्भाव, करुणा, प्रेम होना चाहिए। ऐसा होने के लिए विकार आड़े आते हैं, स्वार्थ आड़े आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आड़े आते हैं। उसको दूर हटाओ, अंतर्बाह्य पवित्र हो जाओ, शुचिता। और जीवन में इसके लिए परिश्रम करो, तपस्या करो। तपस्या अपना केवल पेट भरे या मैं उपभोग करूं, इसके लिए नहीं है। जीवन है मेरे सुख से दूसरों का सुख बढ़े, दूसरों का सुख बढ़ाने के लिए मेरा सुख काम आ जाए। इस तपस्या का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये जो 4 मूल्य है, इसकी चौखट में रहना,
ये जो आचरण है ये धर्म है, इसको धर्म कहते हैं। सत्य, करुणा, तपस और शुचिता, इस धर्म के आधार पर जो आचरण करना है वो तो बुद्धि से नहीं होता, वो आदत से होता है। और इसलिए आदत बनाने वाले संस्कार जिसमें है, ऐसी जीवन पद्धति दी, उससे हमारा स्वभाव बना। पीढ़ी दर पीढ़ी छोटी छोटी कृतियों में से उस आदत का हम अभ्यास करते हैं और एक स्वभाव वाले बनते हैं। वो हमारी संस्कृति है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, अखंड भारत में, जो अखंड भारत था उसमें आज भी कहीं भी जाओ एक आपको रीति मिलेगी। दुकान में जाएंगे, आप कुछ खरीदेंगे तो ऊपर से मुट्ठी भर वैसे ही डाल देंगे। चावल खरीदा 1 किलो, 1 चिमटी और डाल देगा। आम खरीदे 100, 5 ऊपर मिल जाएंगे, उसका पैसा नहीं देना पड़ता। वो क्यों मिलता है? क्योंकि वो दुकानदार सोचता है गलती से मेरे से कम न चला जाए, मैंने कीमत ली है, मैं पूरा दूंगा। ये चलता है, केवल भारत में चलता है, अखंड भारत के क्षेत्र में। कहां है? किसी ग्रंथ में लिखा है? इस विषय को लेकर प्रवचन होते हैं? ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर घर में, हर गांव में आदत लगाई गई, वो चल रही है।